जी एक्रूअल प्री पेमेंट्स कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत। ओके, बहुत मुश्किल था तो छोड़ दो सीए। पेज तो बता दें कौन से पेज हैं? मिल गया। ओके जी, पेज 314 अपनी बुक्स को ओपन करें। पेज 314। अच्छा जी, टेस्ट कैसा रहा वैसे? $51 बच्चों ने दिया। किस किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया? बैठा हुआ है पीछे चला जाए, मेरी क्लास में ना बैठे। तुम वहीं खड़े हो जाओ। अब तो ठीक हो ना? तो तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? प्लीज प्लीज अटेंडेंस शीट लेके आओ यार, इनको निकालो यहाँ से, तो निकालो। टेस्ट दिया तुमने? फैजाज, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया प्लीज मेरे सवाल पढ़ते पढ़ते ये एडजस्टमेंट कर लें, और जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है वो आगे बैठे। प्लीज खामोशी से ये काम करें। फैजान बोले मत, फैजाज बोले मत। जो बोलता हूं मुझे नजर आया मैंने उसे क्लास से बाहर भेज देना। इसको बता दो कि मैंने कुछ कहा है। इसको बताओ मैंने क्या कहा है, कम से कम ये तो बता दो इसको। ये तो बता दो इसको, फिर कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का कि आप कह रहे हैं, मैं तो ये सुन ही नहीं रहा था, इतना भी नहीं सुन रहा था मैं। जल्दी कर लें ये, क्विकली क्विकली। और ये जो थर्ड लास्ट रो है ये भी आगे एडजस्ट हो, आप पीछे ना बैठे। तो आखिरी वाले भाई भी उठ के आगे तशरीफ लें, आप इनके लिए जगह छोड़ दें मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए। बाकी सबके अटेंडेंस चेक होगी तो बाकी सबको फिर क्लास से बाहर निकालूंगा ताकि सही से नुकसान हो। आने वाले मेहमानों को बताते रहिएगा आप क्यों खड़े हैं। ओके, पेज 314 ओपन कीजिए किताब का। उस पर आपको एक हेडिंग नजर आ रही है, अल्टरनेट नेम्स फॉर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। इसमें आप एक्सपेंसेस वाली साइड पे देखें, एसेट, आगे प्रीपेड एक्सपेंस लिखा हुआ है, दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? एडवांस। मैंने लिखा था आपके लिए ये, ठीक है। और नीचे देखें इनकम के केस में तो लायबिलिटी की बात करें। अच्छा, और एसेट के केस में लायबिलिटी। अभी सिर्फ एक्सपेंस की बात करें, हमने इनकम को नहीं पढ़ा, उसको नहीं देखना, ठीक है। तो एसेट जब ये एक्सपेंस जब लायबिलिटी बनता है तो उसका मेन नेम क्या है? एक्रूड एक्सपेंस। उसको पेएबल भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, एरियर भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं और गोइंग भी कहते हैं। ये सारे नाम मैंने आपके उस लेजर के ऊपर लिखे थे। ठीक हो गया बेटा? ओके, इस लर्निंग आउटकम 3 को बहरहाल टिक कर लें। इसको इंशाल्लाह जब मैं इनकम भी करवा लूंगा तो इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म के अंदर भी लिख दूंगा। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे भाई टेस्ट जिन्होंने दिया है? 61। ये गिनती करो बैठे कितने। ओके, आ जाएं आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। पहले जरा मैं टेस्ट की तरफ आता हूं। टेस्ट, वैसे टेस्ट का मैं पूछ रहा था कैसा रहा टेस्ट? कितने बच्चों को लगता है कि टेस्ट पास कर लेंगे? सवाल का नाम क्या था? ओके, सवाल ना आपकी किताब से ही उठाया था मैंने, ठीक है। वो असल में सवाल मैं करवाना चाह रहा था, फिर मैंने कहा अभी नहीं करवाता, नया टॉपिक शुरू करते हैं, इसको टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सवाल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 सवाल, एक जो मैंने आपको FAR 2 का क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने रिवर्स वर्किंग सीखी थी, हमने MJ एंटरप्राइजेस, क्या नाम क्या था उसका? बहरहाल एक क्वेश्चन हमने किया था, 6 क्वेश्चन, उसकी बेस पे फिर हमने एक वर्किंग सीख के फिर 5 को सॉल्व किया था। याद आ रहा है रिवर्स वर्किंग का? उसका नाम पता नहीं, जो भी था, ठीक है। तो अज़फार एंड कंपनी, मुझे भी याद आ गया, अज़फार एंड कंपनी वो नाम था, ठीक है। एक वो अज़फार एंड कंपनी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उस जैसा क्वेश्चन भी जब FAR 1 के अंदर ये सारा एरिया होता था ना, तब इंट्रो के अंदर बहुत थोड़ा सा फिक्स एसेट डेफिनेशन का पोर्शन होता था। इवन डिस्पोजल यहाँ पे कभी वो कहता था जी है, टेस्ट नहीं करता था, नहीं होता था, डिस्पोजल भी आगे ही होता था। इतनी कम होती थी इंट्रो में एसेट और फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन की डिस्कशन, ठीक है। तो उस वक्त भी FAR 1 की उस पूरे टॉपिक के अंदर ये दोनों सवाल अपनी मिसाल आप थे। इसको उठा दो, एजाज को भी उठा दो, ठीक है।
दोनों पीछे चले जाओ। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस प्लीज, एजाज तुम दोनों पीछे चले जाओ। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, ये आप क्यों पीछे जा रहे हो भाई? टेस्ट नहीं दिया? आप दोनों उठ जाओ यार, उठ जाओ यार, ठीक है, जो भी बात है यार, पीछे जाके खड़े हो जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये शक्लें ना बनाओ मेरे आगे, डॉन एक ही होता है, पता है तुम्हें? एक वक्त में तो नहीं हो सकते। चलो चलो यहाँ से। एजाज तुम तब तक खड़े रहोगे जब तक इस टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता और तुम पास नहीं हो जाते, ठीक है? ओके, अगले टेस्ट तक खड़े रहो जब तक पास ना हो, और जबान बंद रखनी है, बोलना नहीं है, वरना आप क्लास से बाहर है, अगली मंजिल दरवाजे के पास ही खड़े हो जी। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा अपनी मिसाल आप थे, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस ही करने थे, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा करवा नहीं रहा। आज टेस्ट आपके लिए मंगवाए हैं, आपको सिर्फ अप्रोच बताऊंगा और आप कहेंगे ओहो काश के ये हम सोच लेते तो मसला ही कोई नहीं था, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। तो डिस्कस तो मैंने करना ही है बहरहाल। तो पहले मैं ये चाह रहा हूं कि हम एक रूल कर लें, तो उसके बाद आखिरी 5 मिनट लगें, 10 मिनट लगें, क्योंकि उसमें यह है कि वो आपको होमवर्क दे के भेजना है, कल उन्होंने छुट्टी दे दी है, ठीक है? तो सोल्यूशन तो आपके पास अब किताब में ही मौजूद है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सोल्यूशन आप ना देखें, पास होने वाले बच्चे ना देखें, बाकी जिन्होंने अगली बार दोबारा पढ़ना है सब्जेक्ट को वो बेशक सोल्यूशन से देख के कर लें, फ़ायदा तभी होगा। मैं सारी बात डिस्कस करूंगा, होपफुली मैं आखिरी 15 से 20 मिनट सिर्फ इसी के लिए निकाल लूँगा। आपको मैं तरीका बता दूंगा, सवाल करने का तरीका सामने होगा तो सवाल करना मुश्किल नहीं है, बस अपनी अकल पे मातम करोगे, काश कि हम ये सोच लेते। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि आप ये सोच बदलने पे तैयार नहीं है कि जैसे 10 सवाल करवाए हैं 11वां वैसा ही टेस्ट में क्यों नहीं दे रहा। ये हर रोज कहते हैं, ऐसी बातें शुरू में होती भी थी, कुछ बच्चे अभी खड़े भी हैं आज, ठीक है, जो कह रहे हैं अभी भी फेल है हम, ठीक है, वो कहा करते थे पढ़ाते कुछ हैं टेस्ट में कुछ देते हैं। हालांकि टेस्ट जब भी डिस्कस किया है कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं निकलता जो मैंने पढ़ाया ना हो, पढ़ाया तो सब होता है, बस कभी कोई 10 में से एक आधा नंबर, 20 में से 1 नंबर, 30 में से 2 नंबर, वो इतनी को तो गुंजाइश वैसे भी होती है। तो ओवरऑल सारा कुछ हमने किया होता है। समझ क्यों नहीं आता? दिमाग को सोचने की आदत ही नहीं है, दिमाग को आदत है यूं करके सवाल करने की। सवाल पढ़ रहे हैं, जहां पे थोड़ा सा अड़ा दिमाग लग रहा है कहीं सोच ना ले, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन से देखेंगे, क्यों हम देखें, क्यों हम सोचें, देखेंगे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपको नुकसान क्या होता है? आपके दिमाग को सोचने की आदत ही नहीं है। तो ये एक उसूल, जो पास करना चाहे और इवन जो अच्छे नंबरों से पास करना चाहे, वो एक बात जिंदगी के लिए याद रख ले, होमवर्क का क्वेश्चन हो, टेस्ट का क्वेश्चन हो, दोबारा भी करो, जब तक पूरा सवाल कर ना लो, चाहे गलत सही, सोल्यूशन कभी ना देखा करो। क्योंकि पेपर के अंदर ना मैंने होना है ना इस सोल्यूशन ने होना है, पेपर के अंदर आपने होना है और आपके इस दिमाग ने होना है जिसको या तो चलने की आदत पड़ गई थी सेशन में या नहीं आपने पढ़ने दी थी, तो इसको डालने आदत, ठीक है। तो क्वेश्चन में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। चाह ये रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपकी हो रही है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है कि आपको इसको सोचना आ जाए, तो इंशाल्लाह सोचने लग जाएंगे। अभी तो है महीना 1.5 मेरे पास ही आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। अब अगले 40 मिनट्स तक मैं चाहूँगा हम सिर्फ इसी पर बात करें और कुछ बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस कर लें, ताकि एक्रूअल प्री पेमेंट्स काफ़ी हद तक मेरा ये आपका ये चैप्टर ये ख़त्म हो जाए। इनकम को मैं आज भी नहीं छेड़ूंगा, हालांकि मैं इनकम को शायद आखिरी 10 मिनट में टेस्ट ना डिस्कस करूं, इनकम करवा दूंगा, बट मैं ये चाहूँगा कि हम आज इनकम की बात ना करें, ताकि आप छुट्टियों में जाकर, ये कल की छुट्टी जो है, छुट्टियों में आज का आधा दिन और कल का दिन, तो 1.5 छुट्टी हो गई ना, तो छुट्टियों में यानी कि छुट्टी में आप खूब टिकाकर एक्सपेंसेस की प्रैक्टिस कर लें। जब आपको एक्सपेंसेस बिल्कुल अजबर होगा ना, कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है, तो हम फिर अगले दिन 15 मिनट के अंदर इनकम सीख के उसको परे मारेंगे। उसमें फिर बचना ही कुछ नहीं, सिर्फ रुख बदलना है। इसलिए मैं जानबूझकर इनकम को डिस्कस आज भी नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, तारिक आगे आना, पीछे ना बैठ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, पेज 315। कितने बच्चों ने ये किया? ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पेज 315। कितने बच्चों ने किया है? होमवर्क कितने बच्चों ने किया हुआ है? बैठे हुए भी हैं और ना किया हो वो तो बता दें।
होमवर्क बैठे हुए हैं और होमवर्क नहीं किया हुआ, वो कौन है? बैठे हुए हैं और होमवर्क नहीं किया। कितनी छुट्टियां हुई बेटा आपकी? अच्छा हाँ जी, बाकी सब ने होमवर्क किया हुआ है। हाँ अच्छा, ये एजाज और तुम दोनों में से किसका है कसूर था ये जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? ऑप्शन पूछ रहा था, ठीक है, ये पूछ रहा था ना। तुम आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ आगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला आया है तो बताएं। मैं चाह तो ये रहा हूं कि अगर मसला है तो मैं क्विकली इसको डिस्कस कर लूं। किसी एक बच्चे को भी थोड़ा सा भी मसला हुआ है तो बता दें प्लीज प्लीज, कोई नहीं, शर्म नहीं करनी। किसी एक को भी मसला हुआ है तो मेरे पास वो प्ली होगी कि मैं ये सवाल कर लूं, वरना तो मैं करने लगूंगा तो बच्चे कहेंगे ले सवाल असी कर वेला बंदा टाइम ज़ाया करने लग जाता है। किसी एक को भी मसला है तो मुझे बता दें। 1 2 2 3 4 5 6, ये जानबूझ के कर रहे हो आप बेटा? ओके ठीक है जी, आप बोलें। अभी सुन लें, आप सारा सवाल जरा जल्दी से देख ही लेते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करना क्विकली है, ठीक है, सवाल पे देर न लगे। ये 5 मिनट में मेरा टारगेट है, ये सवाल कर लेना है। फ्रॉम द, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट चार्ज टू द प्रॉफिट। मैंने कहा था ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है, ठीक है। और दूसरा, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्रूअल प्रीपेमेंट एज एट क्लोजिंग, बैलेंस शीट में जो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ ये टेस्ट दिया हुआ है, आगे आ रहे हो? ओके, आओ, आइए आओ, नहीं आइए जी। ओके, द एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स एज एट 30 जून 3 वर एज फॉलोज, ठीक है। अब हमें उसने कहा है 3 चीजों के बारे में बताओ। अब वो तीनों क्या है? एक रेंट, एक रेट्स है। मैंने कहा इसको भी रेंट कह लो, दिल करे तो इंश्योरेंस कह लो, आपकी मर्जी, ठीक है, जो दिल करे उसका नाम रख लो, नो इशू, ठीक है। मार्कर किधर गया वो? गुलजार अमजद बेटा जाना। रेंट, उसके बाद रेट्स, उसके बाद इंश्योरेंस, ठीक है जी। ओके, क्विकली स्टेप्स वही 4 हैं, तो स्टेप्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे डिस्पोजल की तरह से, तो अगली चीज़ें ही आसान होती जाएंगी। फिर इनकम की बारी आएगी, आसान होगा। जैसे वहाँ पे स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल रोज बोलते थे, तो वहीं से एक्सचेंज हो गया, वहीं से बुक वैल्यू पे भी एसेट बन गया, उसका डिस्पोजल भी हो गया, ठीक है। ओके जी, स्टेप 1 क्या है हमारा जी? हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सवाल में ओपनिंग गिवन है, ठीक है, एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं। अब उसने यहां पर ये नहीं बताया था ये एसेट है या लायबिलिटी है, हमें खुद देखना था ध्यान से। तो रेंट एक्रूड यानी पेबल। ओपनिंग में रेंट क्या है? ओपनिंग में यकम बता दो, यकम जुलाई 2003, ठीक है। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन चले, ओपनिंग पेबल वही लफ्ज लिख लेते हैं जो सवाल में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा हूं मैंने। यहां पर कल ओपनिंग पेबल के साथ बाकी सारे ऑप्शंस लिखे थे आपके लिए, ठीक है जी। कितना? 2000 ओपनिंग, रेंट ओपनिंग में एक्रूड है, रेट्स प्रीपेड है, इंश्योरेंस भी प्रीपेड। प्रीपेड तो क्या था? एसेट, ठीक है। तो रेट्स यकम जुलाई 2003, ओपनिंग प्रीपेड कितना? 1500, और इंश्योरेंस ओपनिंग में प्रीपेड है कितना? यकम जुलाई 2003, ओपनिंग प्रीपेड 1800। ये जब आपको थोड़ा याद हो जाएगा ना, तो ये आप ओपनिंग प्रीपेड सारा नहीं लिखा करेंगे, आप बस ब्रॉड डाउन लिखेंगे और एसेट वाली साइड पे लिख देंगे। आपको देख के पता लग रहा होगा ये प्रीपेड है, प्रीपेबल है, इस तरफ लिख देंगे। बस ओपनिंग लिख के, जैसे वीडी आज तक लिखते हैं, बस अभी 2-3 दिन लिखते रहें, कल की छुट्टी में लिखते रहे, ठीक है, ताकि ये चीजें याद हो जाएं जी। नेक्स्ट देखें, कॉन्सेप्ट में मैंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया, हर चीज मुकम्मल सिखाता हूं आपको। लेकिन पेपर के लिए बहरहाल हमें कुछ चीजें इफेक्टिवली करने के लिए थोड़ा उनको एक स्मार्ट वे, क्विक वे, उसको याद करना ही पड़ता है। कॉन्सेप्ट के बगैर तो कभी बात आगे नहीं बढ़ी हमारी क्लास में। लेकिन कुछ सोचो, बैठ के वहाँ पे सोचते हो, उसकी बजाय एक क्विक वे होती है, इसलिए स्टेप्स बना के आपको तेजी से मैं ये करवा रहा हूँ। ओके
जी। पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 4 वर एज फॉलो होना चाहिए था जी। 2003 और 2004 परेशान करने के लिए अलग था, ये साल तो एक ही है हमारा। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2003 पर और ख़त्म हो रहा है 30 जून 2000। यूज ही कर लेंगे इसको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, अगर फर्स्ट हो तो फिर बना लो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर क्लियरली बात समझ आए तो फिर ये बनाने मत बैठ जाना। ओके जी। अब पेमेंट्स गिवन है, लेकिन पेमेंट को सिर्फ देखना है कि हमारे साल 1 जुलाई 3 के बाद या 30 जून 4 से पहले पे हो, तो फटाफट लिख लेना है, नहीं सोचना किस अरसे की है। तो 10 अगस्त 3। बोलो क्या हुआ? अप्रैल, अच्छा एक साथ से नहीं, चलो वो मैं कर लेता हूँ जी। 10 अगस्त हमारे साल में है, ये तो जगह जुलाई लिखा हुआ ना। 10 अगस्त हमारे, वो कर लेता हूँ सही। 10 अगस्त हमारे साल में, 26 अक्टूबर 3 साल में, 2 नवंबर 4, 2 नवंबर 3 हमारे साल में, 3 साल में है, 3 साल में है, ठीक है। 12 दिसंबर 3 हमारे साल में है, फिर 17 अप्रैल 4 और 9। तो ये तो सारे के सारे ही रिकॉर्ड करने थे, ठीक है जी। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो सही था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, अच्छा फरवरी, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, ओके, जून, ओके। अब ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे इसी साल में आ रहे थे जी। अब बारी बारी हर एक को देख लें, ठीक है। क्या ख्याल है? तो पहले रेंट है, तो रेंट की एक 10 अगस्त को पेमेंट है, एक 12 को पेमेंट है, एक 17 को पेमेंट है। सिर्फ इसको टिक कर लो, पहले रेंट कर लेते हैं क्विकली। ये तीनों पेमेंट्स हमारे साल की हैं, इन तीनों को हमने रिकॉर्ड करना है। अलाउड? ठीक है, चलो। तो जी पहली एंट्री किस दिन होगी जी? 1 अगस्त, 10 अगस्त, ठीक है। तो 10 अगस्त को आपने एंट्री पास की, रेंट डेबिट 10/8/2003, रेंट डेबिट, कैश एड कितना? 3000। उसके बाद 12 अगस्त में आगे पढ़ ही नहीं रहा, ये आपने आगे जितना कुछ लिखा हो उसको ब्रैकेट में कर दिया होगा, जिसको हमने पिछले सवाल में डिब्बा लगाया था। और मैंने कहा था ये पेमेंट पीरियड, क्या मतलब? पेमेंट का पीरियड है, पेमेंट कितने अरसे की है, किस महीने से किस महीने तक की है, ये तो हमने स्टेप में देखना ही नहीं होता, ठीक है। तो कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साल में पे हुआ है बस, ठीक है। तो जी उसके बाद 10 अगस्त के बाद 12 दिसंबर को रेंट पे हुआ। तो 12 एक और 12 हो जाता तो वैसे क्या था जी, रेंट डेबिट। फिर हम लोग मैसेज करते मुबारक दिन है आज बड़ा, इट विल हैपन ओनली आफ्टर इतने ईयर्स, ठीक है। तो फिर सोशल मीडिया पे ये मैसेज चलता, बोले कितनी अमाउंट? रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 4000। नेक्स्ट पेमेंट है कोई और? बिल्कुल। कितनी है, किस दिन है? 17/4 को, 17/4/2004 पर रेंट डेबिट कितने से? फिर 4000 है, 4, ठीक है। स्टेप 2 इज ओवर। स्टेप 2 क्या था? वी विल रिकॉर्ड कैश। वाइल रिकॉर्डिंग कैश वी विल इग्नोर पेमेंट। हमने नहीं देखा पेमेंट का पीरियड कितना है, पेमेंट की डेट देखी है बस हमने, सिर्फ पेमेंट की। अगर हमारे इन 12 महीनों में है तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 3 हमारा क्या था? स्टेप 3 क्या था? वी विल रिकॉर्ड, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, ठीक है। और उसके तरीका क्या बताया था? आखिरी पेमेंट को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आखिरी पेमेंट कौन सी है? ये 17/4 वाली, ठीक है। अब इसको हमने पकड़ लिया और इसका पेमेंट पीरियड देखते हैं जी। 4000 और ये रेंट है 4 months टू। वेरी इंपॉर्टेंट अब तरीका लिखने का उसका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों?
ऐसे आपको अब फाइनल अकाउंट्स में बहुत दफ़ा ये चीज़ हेल्प करेगी और ये फिर सारी ज़िंदगी हेल्प करती रहेगी। ये जो अल्फाज लिखे हुए थे FR1 में FR2 बहुत काम की एडजस्टमेंट है। ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं शायद पहले आपकी क्लास में डिस्कस हुआ हो, नहीं भी हुआ हो तो ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, लिखा होता है 6 months टू 31 दिसंबर 12, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 6 महीने जो 31 दिसंबर 12 पे ख़त्म हो जाने हैं, तो फिर वो शुरू कब होंगे, यकम जुलाई को शुरू होंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही लिखा हो 9 months टू 31 दिसंबर 18, तो हम क्या कहेंगे, वो 9 months जो हैं 31 दिसंबर 12 तक, ठीक है, वो 9 months जो हैं 31 दिसंबर 12 तक, तो जो 31 दिसंबर 12 तक 9 महीने पूरे होने हैं वो शुरू होंगे फिर अप्रैल से, अप्रैल मई जून। ठीक है। तो ये जो अल्फाज है ना, ये जो तरीका लिखने का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है लिखने का और पेपर्स के अंदर उसकी बहुत फेवरेट एडजस्टमेंट होती है। ये अब पढ़ लेते हैं। रेंट है 4 months टू 31 मार्च, 4 months टू 31 मार्च, ये है 31 मार्च। तो वो 4 महीने जो 31 मार्च तक हैं, 31 मार्च 2004 तक है। ठीक है। तो वो कौन कौन से मंथ्स होंगे, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर। भाई जब से भी शुरू हुए, बहरहाल चलो यूं कर लो, ये इन 4 महीनों की पेमेंट है, यानी जो आखिरी पेमेंट भी है ना उसकी हद यहां पे खत्म हो जाती है। ये जो आखिरी पेमेंट है, इस आखिरी पेमेंट की टोटल कितनी उम्र है, ये इसकी रेंज है। ठीक है। ये रेंज खत्म ही कहां पर हो रही है, 31 मार्च पे। तो फिर हमारे इस साल के अंदर रेंट की मद में कुछ महीने अभी तो आखिरी पेमेंट ही जब जो 31 मार्च तक है, तो अप्रैल मई जून की तो पेमेंट ही कोई नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 महीने हमारे पास पेएबल होंगे, तो इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग में पेएबल आएगा। ठीक है। वहां पे क्लोजिंग लिख देंगे। ये 3 महीने हमारे क्या बन गए हैं, पेएबल। ये क्या है जी, पेएबल। अब ये तो डिसाइड हुआ कि क्लोजिंग क्या है, एक्रूड है। ठीक है। 30 जून 2004 पर क्लोजिंग एक्रूड है, यानी क्लोजिंग पेएबल है। भाई जरा इधर हो जाओ, जगह कम है यार। ओके, वो हो गया, मेहरबानी। ओपनिंग एक्रूड और क्लोजिंग एक्रूड इस तरफ आ गया। अब ये कैलकुलेट करना एक बात थी, अलग से दिया नहीं हुआ था। ठीक है। अब गौर करो, अगर तो 4 महीनों का रेंट 4000 है, ऐसे ही है। पीछे वो पिछली वाली पेमेंट को देखो, 4 महीनों का रेंट दिया, वो भी 4000 है। उससे पिछली को 3 महीने का रेंट है, 3000 है। तो प्रोबेबली क्या लग रहा है, चलो ये इस तरह से 3 ना भी होती, सिर्फ आखिरी वाली ही 4000 गिवन होती है ना सवाल में, तरीका बता रहा हूं अब। तो हमें वो क्या कह रहा है, ये 4 महीनों का रेंट है, तो इसका मतलब 4/4, 4000/4। वो कहता ये 2 महीनों का रेंट है, 4000/2। वो कहता ये 10 महीनों का रेंट है, 4000/10। पर मंथ आ जाता, फिर देखते कितने महीने पेएबल है। दैट्स इट। ठीक है। तो ये उसूल याद रखना है, अगले पार्ट में भी काम देगा। तो क्लोजिंग एक्रूड कैसे निकला, हमने कहा जी पहले तो पर मंथ रेंट निकालो ना कहीं से, फिर बताएंगे कि आखिरी 3 महीनों का जो पेएबल है वो कितना बनता है। तो 4000 था 3 महीनों का रेंट, डिवाइड 4 का कर लो, डिवाइड बाय 4 करोगे तो डिवाइड बाय 4 करने से पर मंथ रेंट आ गया। ठीक है। अब कितने महीने क्लोजिंग डेट पर पेएबल है, 31 मार्च तक तो पेमेंट हो गई है। अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों का रेंट अभी पे, चेक कर लो, पेमेंट की औकात ही यहां तक गई है। ठीक है। तो क्लोजिंग डेट पे एक्रूड है इंटू 3, कितना 3000 जी। तो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या था, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी। 12000 ही होना चाहिए था,
ओपनिंग से मतलब पता लगा कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी पहले से ही हमने रेंट पे ली हुई होगी। अब अगर हर महीने का रेंट 12 है तो 12,000 ही आना चाहिए था ना। चेक करो 12 ही है, तो हमारा मैकेनिज्म ऐसा चल रहा है कि हम बिल्कुल सही एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सही है। कितने बच्चों ने ये बिल्कुल सही कर लिया था? वेरी गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट क्या है? रेट्स। एक में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी सब सही से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। रेट्स 2 दफ़ा नज़र आ रहे हैं। रेट्स 2 दफ़ा नज़र आ रहे हैं, 2 नवंबर और 9 मई को। और इंश्योरेंस सिर्फ एक दफ़ा ही है। ओहो, तो और कम से कम टाइम होता जा रहा है। ठीक है, रेट्स स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, लिख चुके। ठीक है जी। स्टेप 2 पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और पेमेंट रिकॉर्ड करते हुए डेट देखनी है। तो दोनों की डेट हमारे साल में ही पड़ रही है। पहली पेमेंट किस दिन है? 2 नवंबर 3 को, ऊपर 3 भी लिखा हुआ। ठीक है, 2 नवंबर 3 यहाँ। ठीक है, और सेकंड पेमेंट 9 मई 2004 को, यहाँ पे 9 मई 2004 को। ठीक हो गया। चले, तो पेमेंट्स तो दोनों रिकॉर्ड करनी है। पहली पेमेंट है 2/11/3 और दूसरी 9/5/4। जी, रेट एक्सपेंस है। मैंने कहा रेट से परेशान हो तो इसको कोई भी एक्सपेंस कह लो, बस रेट से एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस का लेजर बन रहा है। लिखता नहीं हूं एक्सपेंस में, क्योंकि इसमें एक्सपेंस भी है, इसमें पेड भी है, इसमें पेबल प्रीपेड भी है। ठीक है, पर अपने समझने के लिए ऐसे छोटा सा करके यहाँ लिख लिया करो ये एक्सपेंस, ताकि आपको आसानी रहे एंट्री करते हुए। ये रेट्स है, एक्सपेंस है। जी, पेमेंट की एंट्री, किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट की एंट्री क्या होती है? वो वाला एक्सपेंस। डेबिट, कैश, क्रेडिट। जी, कितने से? 2500 और ये 35 है। 30 दोनों 35 है। जज़ाकल्लाह। 35 डेबिट, कैश, क्रेडिट। समझ आ गई? ओके, स्टेप 2 इज ओवर। स्टेप 2 इज ओवर। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। कौन सी पेमेंट में पढ़ना है? एनु पढ़ लो, या आखिरी पेमेंट। ऐसे डिब्बे नहीं लगाने, बस पता है आपको ये आखिरी पेमेंट है, इसको पकड़ लो। तो इसको ब्लू कर लेते हैं। ठीक है जी। आखिरी पेमेंट किस दिन हुई है? यहां पर 1 मई पे। चलें, अब ये ब्लू जो है ना, ये मैं आपके लिए रेट्स की वर्किंग कर रहा हूं, ब्लू। ठीक है, चलिए जी। ये पेमेंट इस दिन हुई है। अब जरा इसकी रेंज चेक करते हैं। तो रेंज चेक करें। 9 मई को होने वाली ये पेमेंट, ये बिल्कुल 1 मई को नहीं हुई तो ठीक है, आपको जी इधर कहीं हो गई होगी, बस ठीक है, समझ गए हो ना आप। ये बस 9 मई ही है। ठीक है, हमारे साल में हुई है पेमेंट। रेट्स हैं 6 मंथ्स टू 30 सितंबर 14। अच्छा, ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट है उन 6 महीनों की जो हैं 30 सितंबर 14 तक। तो वो 6 महीने जो 30 सितंबर 4 तक होंगे, वो 6 महीने फिर शुरू कब होंगे? 1 अप्रैल से। ठीक है, तो चलो 6 महीने करने हैं ना, 6 महीने ही करने हैं ना। साल को तो इधर लाने दो जरा, यहाँ पे साल को तो यहाँ तक लाने दो। जी, ये हमारा साल है। ये असल में हमारे साल की बाउंड्री है, जिसमें परेशानी होती है। अगर इस बाउंड्री से पहले पेमेंट गिरे तो हम क्या कहते हैं? बाउंड्री वॉल जरा ऐसे कर लेते। ठीक है, अगर हमसे आ रही ये पेमेंट इससे पहले रुक जाए तो हम कहते हैं ये पेबल है हमारी बाउंड्री, और अगर आगे निकल जाएगी तो ओके। अब वो 6 महीने जो ख़त्म जाकर होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ ये क्या है जी? 30 सितंबर, 30/9/2004। यानी कि इस पेमेंट के 6 महीने, वो ऐसा होगा कि उन्होंने कहा होगा जी रेट्स बनते हैं अगले 6 महीने के इतने रुपए, तो 1 महीने में पे कर दो, ऐसे भी तो हो जाता है ना। तो वो 1 महीने के अंदर पेमेंट हुई। बहरहाल इस पेमेंट की रेंज चेक करें, तो इस पेमेंट की रेंज क्या हो गया? इस पेमेंट की रेंज को क्या हो गया? हमारे साल से भी आगे निकल गई है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्लोजिंग डेट पर प्रीपेड है। क्लोजिंग डेट पर ये क्या है? ठीक है जी। अब कितने महीने प्रीपेड हैं? ये देखें, ये हमारे साल के बाद वाले पीरियड को हम प्रीपेड कह रहे हैं। ये अरसा प्रीपेड है। ठीक है, ये अरसा क्या है? हम यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हम हैं, हम
आप अपने आप को कह सकते हैं कि ये मैं हूं, ठीक है। तो ये प्री पेमेंट है क्लोजिंग डेट पे। अब स्टेप 3, भाई इसका कुछ कर लें प्लीज, ठीक है। स्टेप 3, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब हमने क्लोजिंग कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए लास्ट पेमेंट को पकड़ लिया था, उसने बताया क्लोजिंग में प्री पेड बनना है। एक बार ये पता लग गया, फटाफट आके लिखो प्री पेड है तो इधर लिखेंगे। अच्छा एसेट, अच्छा ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी बन जाए? हो सकता है, ऐसा कोई नहीं जरूरी। बल्कि आपके हमारे ही पहले सवाल के अंदर क्या हुआ था जो हमने किया था, पहले लायबिलिटी था और एंड पे आते आते एसेट बन गया था। ऐसे हो सकता है, ठीक है। बहरहाल अभी तो क्या है, 30 जून 2004 पर क्लोजिंग प्रीपेड है। 30 जून 4 क्लोजिंग प्रीपेड, ये पता नहीं है अब, तो उसके लिए अब देखो पेमेंट के बारे में कह रहा है। मैं चाहूंगा आप आदत बनाओ कि जो आखिरी पेमेंट है उसी में लिखे हुए को यूज करो, ये ना कहो कि पिछली पेमेंट को भी कंफर्म कर रहे हैं। वैसे ये सवाल चूंकि बेसिक था आपके लिए, उसमें उन्होंने लिखा ही इसी तरह से हुआ है, 6 महीने का 3500 और 6 महीने का 3500। तो अगर 6 महीने का एक्सपेंस 3500 बन रहा है तो पर मंथ निकालना हो तो ये 6 महीने का है, मुझे पर मंथ चाहिए, क्या करेंगे? बहुत सिंपल, डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये कितने महीने प्री पे कर गए हैं, 1 2 3, ठीक है जी, 3 जी 1750। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी 6750। ये पर मंथ बना कितना था? 3500/6 बना कितना था? 583.3 इंटू 12 करो तो यही बनता होगा, ठीक है। ओके, लास्ट ये अच्छा सवाल लगा मुझे, ठीक है, हो गया। इसमें 10 से 15 मिनट लग गए, बट हम और मजबूत हो गए अब अपने कॉन्सेप्ट में। अब हम तेजी से चीजों को समझ सका करेंगे इसमें जी। लास्ट क्या है? इंश्योरेंस। स्टेप 1 ओपनिंग लिख चुके, ओके। स्टेप 2 पेमेंट को रिकॉर्ड, कैश को रिकॉर्ड करना है और सिर्फ पेमेंट डेट देखनी है। तो इंश्योरेंस की तो एक ही पेमेंट है 26 अक्टूबर 3 हमारे साल में, 26 अक्टूबर 3 ये पेमेंट यहां पे हुई हमारे साल में, तो रिकॉर्ड करो बस 26/10/3 इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट 6000। स्टेप 2 इज ओवर, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है? वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। इंश्योरेंस लाल हो गई, अच्छा जी सुने, छोड़े इसको, दफा करें। ओके, गौर से सुनते रहे। अब इंश्योरेंस 1 ईयर टू 31 अक्टूबर 4 जी, सालाना नहीं कोई एक्सपेंस हो सकता, ठीक है। 5 साल भी हो सकता है। ये ले जाएं जी, ये अपने पास रख लें, वहीं से फिर बैटरी चेंज करके वो ला देंगे जी। बोले इंश्योरेंस का एक्सपेंस सालाना नहीं हो सकता क्या? लाइट तो छोड़े, पहले मुझे तुम माइक ऑन करके दे, तो वो लाइट में तो माइक भी नहीं चलेगा कितनी देर के लिए। ओके, बुआ खोल दो फिर। ये रिकॉर्ड नहीं ना हो रहा था, तो क्या हुआ? बुए को बुआ ही कहते हैं अब। ओके, सुने प्लीज। 1 साल का इंश्योरेंस एक्सपेंस लगा ही लेता हूं। गला पहले ही, शुक्र है कल छुट्टी आ गई, मेरा तो गला बैठ गया था बड़ा जी। 1 साल का इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो 1 साल कब खत्म हो रहा है? 1 साल टू पता भी है तुम्हें क्यों गए, तुम्हें बहुत शदीद गुस्से की सूरत में सजा दी गई है सबको। टेस्ट दोगे आइंदा? तो फिर बैठ जाना आइंदा। ओके, आप एक बिजनेस है, ठीक है। मैं बिल्कुल सादा सी एग्जांपल, जब मैं ये प्रूव करूंगा ना, दूसरे वाली बात जो मैं कह रहा हूं इनहिराफ करूंगा,
तो उस वक्त के लिए आज ही जगह खाली छोड़िएगा, ये भी बता दूं, ठीक है। जब वहां पे बात आएगी तो मैं रेफर करूंगा इस तरफ कि आपने एक्रूअल के टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट लिखा था सफ़े में, आधे सफ़े पे वो कॉन्सेप्ट लिखा था, बाकी आधा सफ़ा मैंने आपसे छुड़वा दिया था। ये आधा सफ़ा, ये वाली चीज़ उस आधे सफ़े पे जाकर नोट करें ताकि वो आमने सामने रहें। वहाँ पे शायद मैं दोबारा नोट कर लूँ, लेकिन आपने इनको इकट्ठा ही रखना है, ठीक है। तो इधर देखेंगे, ट्रायल बैलेंस पर पहुंचने से पहले ज़रा ट्रांजैक्शन बता देता हूँ। ऐसे ही अज्यूम करता हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। अज्यूम कर रहा हूँ कि बिजली का बिल 1 रुपया है पर मंथ, और ये ताकि 12 नजर आ जाए ना, 12 रुपये 12 महीने के होंगे, इसलिए इस तरह से कह रहा हूँ। बिजली का बिल 1 रुपया पर मंथ है और किराया भी 1 रुपया पर मंथ है। तो अगर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस नजर आएगा तो वह एक्सपेंस कितना नजर आना चाहिए? 12 रुपये रेंट एक्सपेंस, 12 रुपये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है। अब होता क्या है, अकाउंटेंट ने एक्रूअल प्री पेमेंट्स पढ़े नहीं होते, कजन की शादी पे चला जाता है, ठीक है। जब वापस आता है तो एक्रूअल प्री पेमेंट्स का टॉपिक हो चुका होता है, ठीक है। या 25 की छुट्टी हो जाती है तो वो 23 और 24 की छुट्टी भी साथ कर देता है, हालांकि एक छुट्टी के साथ 2 छुट्टियां मिलाना तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। बच्चे हैं छुट्टी पे माशाल्लाह, मुझे जो है वो पता लग रहा है क्लास की स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो एक काली छुट्टी साथ, 2 छुट्टियां साथ मिलाई तो एक्रूअल तो हो जाता है, ठीक है। अब एक्रूअल हो गया था, अब वो अकाउंटेंट ही लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं ना लगेगा जाके, ठीक है। तो वो अकाउंटेंट था बेचारा, ठीक है। अब उसको नहीं पता था ये एक्रूअल प्री पेमेंट भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही कहानी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कैश पे होता है, अकाउंटेंट, मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन में कि अकाउंटेंट कैश की एंट्री स्किप नहीं करता, गलत कर देगा, स्किप कभी नहीं करेगा। क्यों? कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश का हिसाब उसमें रखना होता है, कैश का हिसाब देना भी होता है। तो कैश बढ़ रहा है डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट, बिल्कुल सही करेगा। एंट्री गलत करेगा, रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, एंट्री बेशक गलत करता रहे। कैश का रुख नॉर्मली सही होता है। दूसरी, जैसे कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करना था, कैश डेबिट सेल क्रेडिट कर दे, गलती है, कैश डेबिट सही करता है। बहरहाल एक आध दफ़ा सवाल के अंदर ऐसी भी चीज़ नज़र आई थी मुझे पास पेपर की एडजस्टमेंट में, वो जब लिखा होगा तो वो वैसे ही होगा। उसने कहा एक बार कैश की भी गलती होगी, तो है तो इंसान ही ना कि ये कि कैश को देखते ही कैशियर या अकाउंटेंट सिर्फ बिल्कुल कंप्यूटर मशीन बन जाता है, नहीं, है तो इंसान ही ना, तो कभी गलती हो भी सकती है। बहरहाल नॉर्मली मैंने कहा अकाउंटेंट कैश की गलती, कैश की एंट्री स्किप नहीं करता। अब हुआ क्या होगा, सारा साल बिल पे होते रहे होंगे, उसने एक रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाया होगा अपनी तरफ से, ठीक है। मैं इसको रेंट ही लिख लेता हूं। उसने रेंट का एक लेजर बनाया अपनी तरफ से, ठीक है। और ये अब इंट्रो की वो बेसिक वाली बातें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ठीक है। उसने रेंट पेमेंट की बेस पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है। हर महीने का बिल अगले महीने पे होता है, आपको पता है, ठीक है। तो जून का बिल, अज्यूमिंग बिजनेस अभी शुरू हुआ था, जान ही छुड़ा लो, अज्यूमिंग बिजनेस अभी शुरू हुआ था, तो ये पहला हमारा साल है बिजनेस का, ठीक है। पहले महीने जनवरी का बिल फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, हर महीने पे हो रहा है। तो करते करते 11 महीनों का बिल पे हुआ होगा। और बोलो, जनवरी वाला फरवरी में, फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अगस्त वाला सितंबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में, और दिसंबर वाला जाकर पे होगा जनवरी में। अब दिसंबर 31 तक कितने बिल पे हुए होंगे? 11 बिल पे हुए होंगे, ठीक है। तो उसने 11 दफा एंट्री की होगी रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। ये कहानी आपके सामने नहीं हुआ करेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। आपके सामने कहानी ये होगी जो ट्रायल का एक्सट्रैक्ट आपके सामने है, आपके सामने फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर ट्रायल में इस तरह से ये एक्सपेंस लिखा होगा स्टेशनरी, और नीचे स्टेशनरी की एडजस्टमेंट होगी। यहां पे रेंट लिखा होगा, अगर लिखा हुआ है तो रेट्स लिखा हुआ होगा, अगर लिखा हुआ है तो नीचे उसकी एडजस्टमेंट होगी, उसके नंबर होंगे। बैलेंस शीट में आपके सामने फिक्स एसेट लिखे होंगे, नीचे डिस्पोजल होगा उसका,
बात समझ रहे हैं? तो हर टॉपिक को हमने पहुंचाना है फाइनल अकाउंट पे कि वो टॉपिक इंडिविजुअल भी तैयार हो जाए। और 18 से 22 नंबर का सवाल आता है फाइनल अकाउंट का, तो मैं इसीलिए हर टॉपिक के अंदर एक्सट्रैक्ट बना रहा होता हूं कि हमें पता हो हर टॉपिक को इंडिविजुअली। ऐसे जब फाइनल अकाउंट में जाएंगे तो याद होगा, हाँ फिक्स एसेट तो ये करते थे, हाँ एक्रूअल में तो ये करते थे। अब कल परसों जब कल की छुट्टी ना होती तो बहरहाल हो गई, अब तो 26 को तो ना शायद शुरू कर भी लें, लेकिन 27 को हम बैड डाउटफुल डेट शुरू करेंगे। अब उसमें आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वहां पे भी एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। तो जब फाइनल अकाउंट में पहुंचेंगे तो सिर्फ उस डाटा को संभालना रह गया होगा हमारे लिए। तो हम 6-7 दिन सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये सवाल है, इसको संभालना कैसे, इसको करना कैसे, वरना उसकी एडजस्टमेंट एक भी ऐसी नहीं होती जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी नहीं हुई। सब कुछ पढ़ते हैं। बेसिक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वैसे बनाना सीख के आए हुए हैं बेसिक में, बाकी तो फिर यही हैं एड ऑन्स जो हर टॉपिक के साथ होते जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी क्लास छोड़ना किसी भी मौके पे इस सिलेबस के दौरान बहुत नुकसानदेह है। तो कज़न की शादी को 1-2 दिन भी दिए जा सकते हैं। तो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री की इसने, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या एक्सपेंस बोला था मैंने, बिल, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, इसको 11 रहने दे, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात मैंने कहा, बिल और यहाँ पे रेंट दे दिया, ठीक है। 11 ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था ना, ठीक है। तो 11 बिल पे किए हमने, तो 11 रुपये। मैंने कहा ना अज्यूम करो हर महीने का बिल 1 रुपये है, तो 11 रुपये बिल पे हो गया। ऐसे ही हर महीने का रेंट है 1 रुपया और पेमेंट हमने की है 15 रुपये, ठीक है। उसने पेमेंट की, उसने एंट्री कर दी रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब क्या होता है, वही जो आप अब तक करते आए, क्लोजिंग बैलेंसिंग करते हैं आप, बोलो बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग करते हो, और ये क्लोजिंग्स कहां उठाकर ले जाते हो, ट्रायल। तो इससे आपका वो ट्रायल बनता था जो आपने बेसिक्स में बनाना सीखा था, ठीक है। जब आपने एक्रूअल प्रीपेमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था तो आप वो वाले अकाउंटेंट थे जिसने ये वाला ट्रायल बनाया हुआ था, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस, और इसका एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। क्या प्रॉफिट एंड लॉस कह रहे हो, क्या मुसीबत पड़ी हुई है तुम्हें, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो ना, क्या प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहा कि 15 लिख दिया आपने कैरी डाउन। हाँ तो 15 ही कैरी डाउन है, अच्छा नीचे, अच्छा। हाँ तो मैंने कहा पता नहीं प्रॉफिट एंड लॉस वाली को टेक्निकल बात लग रही थी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था शायद कोई टेक्निकल बात हो, सबका भला हो जाए, पर ये नहीं बताना चाहता कंजूस आदमी। कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, मुझे जब पहुंचूंगा मैं वहां पे। जी एक्सपेंस जी, कैरी डाउन तो किसने बोला, मैं ना तुझे मार तेरे में गर्दन हो, तो अगर यहाँ पे वो पैनाडॉल की गोली मार देनी है मैंने तुम्हें, तुम ये कहोगे, तुम कैरी डाउन बिल्कुल होता है बेटा, ब्रॉड डाउन नहीं होता। इस कैरी डाउन का मतलब क्या है, ये कैरिड है, कैरिड डाउन कर लिया हमने ट्रायल में, ट्रायल से ये इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं, बैलेंस शीट वाली बैलेंस शीट में, परेशान ना हो, ठीक है। पहुंच गए बात पे। क्लोजिंग तो है, ये क्लोजिंग ट्रायल में जाएगा, वहां से क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वहां से ये क्लोजिंग प्रॉफिट बन के कैपिटल में क्लोज हो जाएगा। यहीं से तो क्लोजिंग एंट्रीज निकलनी है। क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने आपको कहा था इन्वेंट्री में जाके पढ़ाऊंगा और फिर फिक्स एसेट वाली एंट्री भी करेंगे आके, वहां पे क्या यही कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स सिर्फ क्लोज होते हैं। तो क्लोजिंग तो होता है, अगले साल ओपनिंग कुछ नहीं होगा, ओके क्लियर है। क्लोज तो जाके सब कुछ कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लोज हो जाता है फिर कैपिटल में, अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पड़ा ही नहीं होता। ये है कॉन्सेप्ट क्लोजिंग एंट्रीज का, आएगा वक्त तो पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहां पर आपको नजर आया ये रेंट अकाउंट, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, कितना 15, और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना आप लोग, एक्सट्रैक्ट था जी। ये आपका ट्रायल है। अब इस ट्रायल को सिर्फ इतना सा देखें, आपके सामने ये तो पिक्चर होती नहीं है, ठीक है, ये पिक्चर तो आपके सामने होती नहीं है, ये पर्दा पड़ा हुआ, ठीक है। सवाल जब हुआ करेंगे फाइनल अकाउंट्स के, उन फाइनल अकाउंट के सवालों के अंदर आपके सामने तो ट्रायल होगा, जहां से आपने इनकम से बैलेंस में आपको क्या पता पीछे क्या हुआ वही, ठीक है।
तो अगर ये नहीं है तो यहाँ पर देखकर ये लग रहा है ये रेंट एक्सपेंस है और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। जितना एक्सपेंस है उतना ही पेड है। ये कब कहेंगे? जब अदर इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो रेंट की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो खुद से तो थोड़ी अज्यूम करना है। पर्चे में कहोगे हाँ सर ने कहा था 1 रुपया बिजली का बिल है तो ये 12 नहीं है तो फिर ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मैंने आपको वैसे बताया है कि 1 रुपया है, ठीक है, लेकिन आपसे इसने जब एडजस्टमेंट करवानी होगी तो ये करेगा और ये करके अदर इंफॉर्मेशन में और भी चीजें आ रही होंगी। जैसे आपने एक एडजस्टमेंट सिर्फ पढ़ी है अभी तक, यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक इतना है, याद आ रहा है? तो बेसिक वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट याद आ रही है? ट्रायल से हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते थे ना, उसमें सिर्फ लिखा होता था क्लोजिंग स्टॉक। उसी के आगे की एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं। बीआरएस की एडजस्टमेंट आएगी तो उसके बाद लिखा होगा, फिक्स एसेट की बात करेगा उसके बाद, इसी के नीचे एक्रूअल प्रीपेमेंट, इसी के नीचे बैड डाउटफुल डेट, इसी के नीचे रेक्टिफिकेशन, इसी के नीचे कंट्रोल अकाउंट्स की, कंट्रोल अकाउंट की कोई एडजस्टमेंट दे दें, ठीक है। तो ये एक सवाल 20-22 नंबर का बनेगा, उसके नीचे 7, 8, 10 एडजस्टमेंट्स होती हैं। हर एडजस्टमेंट, हर टॉपिक से 1, 2 एडजस्टमेंट्स हैं। बेहतरीन अपना सब वो सब उसकी भी तैयारी हो रही है, इसकी भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो अदर इंफॉर्मेशन में वो लिखेगा, ऐसे ही वो लिखी होंगी ना अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, वहां पर स्टॉक वगैरह लिखा होगा, वहीं पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इधर देखो, रेंट पर मंथ इज ₹1 एंड रेंट ऑफ 3 मंथ ही बन रहा है ना, 3 months इज प्रीपेड। देखो ऐसे नहीं लिखेगा वो, प्लेट में लिख के, ये प्लेट में रख के देने वाली बात है ये तो एडजस्टमेंट को, लेकिन वो मैंने मुश्किल अंग्रेजियां आपको सवालों में दिखाई भी आज, इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से। बहरहाल वो जैसी भी बात होगी वो बात ये बता रही होगी कि रेंट जो है वो 3 महीने का प्रीपेड है। वो सवाल करेंगे, बहुत से सवाल करेंगे, वो नजर आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल और लिखा होगा ऐसे ही, इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ is ₹1 and electricity bill for 1 month is payable, ठीक है जी। अच्छा जी, कौन साहब थे ये कौन साहब थे जी? मोहतरम आप थे? इनको जरा बाहर भेज दें, बाहर जाके कराएं जी जो काम करना है आपने। प्लीज गो अहेड बेटा, बाहर चले जाएं। ये मोबाइल साथ लेके जाइएगा, बिकॉज ये तो करना है ना आपने काम, और परसों आ जाइएगा क्लास में, ठीक है, ओके। बल्कि इसका मोबाइल आप रखो जरा, मुझे दे देना क्लास के बाद। आप इधर आगे बैठ जाओ मेरे पास, आपका मैं और इलाज करता हूँ। इधर आए, इधर आ जाए बेटा, प्लीज मेरे पास आ जाए। एहसास गिरने लगे थे तुम? तरस आ गया मुझे, खड़े रहो। ओ तुम खड़े क्यों यार? तुम ना खड़े हुआ करो, तुम्हें कोई सजा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा हुआ है तुम्हें क्लास में कोई पूछ कुछ नहीं है। टेस्ट बेशक ना दिया करो, होमवर्क ना दिया करो, बैठो आगे जहाँ मर्जी बैठ जाओ, गो अहेड। तुम्हें कोई पूछ कुछ भाई, ये अमजद इसको मत कुछ गा दो, होमवर्क ना करे, टेस्ट ना दे, इसको खुली छुट्टी है ये तो, ओके। 15 मिनट रह गए, तो ये 15 मिनट खड़े रहने वालों को पता लगेगा आज के क्या होना है उनके साथ। बेटा आप तो चुप कर जाए ना, आपसे तो मैंने पूछा नहीं, बैठना तो बैठ जाए, ये तो मेरी और एजाज की लड़ाई है। बैठना है, आइंदा बोलोगे। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर मोबाइल दे दिया आप, जमा कर लिया, बस ठीक है। इधर आओ, आजा मेरे चांद, इधर आज ऐनक भी नहीं आज लगाई हुई, कैसे? इससे अगली दूसरी रो में आ जाओ। शर्मा क्यों रहे हो? कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। ग्लासेस कहाँ है तुम्हारी आज? तो वहां से नजर आ रहे हैं ग्लासेस बगैर? अच्छा, तो वहां से नहीं नजर आ रहा तो क्यों खड़े थे? बताया क्यों नहीं अभी तक? ओके, टेस्ट दीजिएगा, आइंदा खड़े रहे अभी। ओके, यहां तक कोई मसला नोट किया? अच्छा सुने, नहीं हुआ तो बाकी हो जाएगा, आप सुन लेना, तवक्कुफ हो गया। सुने अब, ये ट्रायल जिसमें
कोई प्रीपेड क्लोजिंग या प्रीपेड या पेएबल क्लोजिंग ना आ रहा हो, उस ट्रायल में नजर आने वाली फिगर जो है वो पेड की होती है। असल उसूल तो ये है, लेकिन वो वाला ट्रायल मैं बनाऊंगा कब, जब मैं फाइनल अकाउंट के करीब पहुंचूंगा। तो ये आपने अब नोट कैसे करना है, आपका ये सफ़ा जो होगा, इसमें सफ़े की हाफ साइड पे आप ये ट्रायल बनाएंगे और बाकी हाफ साइड पे वो काम करेंगे जो आपको 2-3 दिन से सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जब हम फाइनल अकाउंट में पहुँचेंगे तो ऐसे ही अगले हाफ पे वो मैं सिनेरियो 2 बताऊंगा आपको। ये है टाइप 1 का ट्रायल, जब टाइप 2 का आएगा तो उसकी जगह यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है, इसी सफ़े पे इसी के साथ ही हो, ओके। बहरहाल फिलहाल वो जगह खाली रहेगी। अब हमने क्या किया था, हमने क्या करना है, वही मैंने आपको जो 4 स्टेप्स सिखाए हुए हैं, हमने वही 4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो इधर देखें, हम कहेंगे जी रेंट, इधर देखो, स्टेप 1 वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग, देयर इज नो ओपनिंग इवन, ना प्रीपेड ना पेबल। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, और मैंने आपको अभी तक ये कहा है, फिलहाल तो आप ये याद करो ना, ऐसे ही याद रख लोगे। ट्रायल में नजर आने वाली फिगर कौन सी होती है, कैश पेड की, कैश पेड की। तो एंट्री बोलो, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड क्लोजिंग। वो मुश्किल वाले सवालों के लिए वो स्टेप्स लिखवाएं, यहाँ पे तो खुद कह रहा है रेंट पर मंथ इज 1 रुपीज एंड 3 मंथ रेंट इज प्रीपेड। तो क्लोजिंग में फिर क्या है, बोलो बोलो बोलो, क्लोजिंग में क्या है, प्रीपेड। यहाँ पे आप लिखोगे 1 रुपया है और 3 महीने का प्रीपेड है, तो 3 हो गया। अब बताओ एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस कितना है, 12। समझ रहे हो बात को। तो आपको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में बकौल आपके 1 रुपया अगर किराया है 1 महीने का, तो 12 महीने का किराया कितना नजर आना चाहिए, 12। अब अगर वही उठाकर लिखते आप एक्सपेंसेस में इनकम स्टेटमेंट में, तो क्या वो सही होता, तो गलत। लेकिन ये एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करने से ये एक फिगर भी तो आई है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ रेंट एक्सपेंस, जबकि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में एक एसेट भी बनाओ जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। ये 3 रुपए इधर ले आओ, सारा 15 ना एक्सपेंस है ना सारा 15 एसेट है, 15 में से 12 का एक्सपेंस है, 3 रुपए आपके पास एक राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है, ठीक है, सही है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी देखो जरा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, कोई नहीं है हमारे पास, ना ही प्रीपेड ना ही पेएबल। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, कितना 11। अब सवाल चुप होता तो क्लोजिंग भी 0 करते और इसको एक्सपेंस में उठाकर लिख देते, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, रेंट पर मंथ 1 रुपया है और 1 महीने का रेंट क्लोजिंग में क्या है, पेएबल। तो क्लोजिंग पेएबल इधर आएगा, क्लोजिंग पेएबल जी। इधर देखो 1 रुपये पर मंथ और 1 महीने का पेएबल, तो 1 आ गया। अब ये मैकेनिज्म ही ऐसा है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर कितनी गई, 12। यही तो हम कह रहे थे, ठीक है, ये बात कर रहे थे ना। तो आपने कहा चलो जी ये रेंट एक्सपेंस, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, कितने, 12, ठीक है। और अगली बात ये क्या है, ये क्या है, लायबिलिटी है, तो ये यहां पर करंट लायबिलिटीज। पता नहीं आप वो आपका होगा जी ये क्या, ये कैसी बैलेंस, भाई इसमें ऊपर नॉन करंट एसेट होंगे, फिर करंट एसेट होंगे, फिर नॉन करंट शेयर कैपिटल होगा, वो कैपिटल सॉरी कैपिटल प्रॉफिट ड्राइंग्स, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट। तो मैंने तो एक्सट्रैक्ट बनाया है, ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल कितना, ये है असल कहानी, समझो कुछ। तो इसलिए ट्रायल में हमेशा कौन सी फिगर आएगी आपके लिए, पेड की। अब जो मैं आपको ये निचले खाने में बनवाऊंगा ना, वो वहां पे जाके दूसरी तरह का ट्रायल, उसमें वो अकाउंटेंट छुट्टी नहीं की होगी उसने,
जब वो अक्रूवल प्रीपेड पढ़ाए जा रहे होंगे तो वो ये सब काम करके ट्रायल बनाएगा, तो उसमें एक्सपेंस भी होगा, प्रीपेड भी पड़ा होगा, पेबल भी पड़ा होगा, वो वहीं पे जाके देखेंगे। बताऊंगा, जगह इसीलिए छुड़वाई ताकि आप माफ़ी ना दें। वैसे माफ़ी दे भी दें तो मुझे मेरी तरफ से माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि आगे जाके बहरहाल मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही पढ़ना है जब फाइनल अकाउंट कर रहे होंगे। लेकिन 95% तक कह सकते हैं कि ट्रायल आपके सामने ये वाला आता है, क्योंकि उसने अक्रूवल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करवानी होती है आपसे, ठीक है, वो वहीं जाके पता लगेगा। तो ये देखें, ये क्लोजिंग, ठीक है, सही है ना? ओके, अब जल्दी से जरा इसको देख लें। कोई मसला था इस सवाल में? कोई मसला था इस सवाल में? कौन सी एडजस्टमेंट में था? अच्छा, अगर था भी तो दोबारा ट्राई करें, दोबारा। हाँ बोल। अगर रेंट के बारे में अदर इंफॉर्मेशन में कोई मतलब कुछ भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो अज्यूम कर सकते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, रेंट के बारे में नहीं है तो बस रेंट जो एक्सपेंस है वही पेड है। मतलब यही बात मैं कह रहा था। मैंने कह दिया ना, खुद से अज्यूम नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है तो उसमें गड़बड़ है, नहीं रेंट के बारे में नहीं है तो नहीं है, बस खुद से अज्यूम करोगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ 1 रुपया तो इसका मतलब रेंट भी 1 रुपया होगा, क्योंकि सर ने क्लास में एग्जांपल ऐसी ली थी। मैं ये कहना चाह रहा था यही है मतलब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो बस यही पेड, यही एक्सपेंस। खुद से कैसे अज्यूम कर लें कि कुछ प्रीपेड है या कुछ पेएबल है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों ने किया था अटेम्प्ट? कैश पेड की फिगर बोल दी थी ना, तो इसलिए किसी को मसला हुआ ही नहीं मेरे ख्याल में ना। किसी को किसी एडजस्टमेंट में मसला है तो बताएं जी। चलें कोई बात नहीं, मसला नहीं भी था तो जिनको है दोबारा। कितने बच्चों ने किया सवाल में से? ओके, बाकियों को अल्लाह तौफीक दे। चलो एजाज, तुमने होमवर्क किया, बैठ जाओ यार, क्या याद करोगे? सब बैठ जाएं जी, आखिरी 5-7 मिनट जरा आराम कर लें अगली क्लास में जाने से पहले। साथ होना फिर भी मुझे तरस आ गया। अच्छा सुने सुने सुने, क्वेश्चन 2 उसमें इनकॉम है, क्वेश्चन 1 को ही दोबारा करना है, बट ये क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है। असल तो होमवर्क अब शुरू होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर पास पेपर क्वेश्चन नंबर 20 कौन कौन से यार? I16 वाले वो भी रहते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट डिस्कस करना है जी। 18 लो जी, आज डिस्काउंट ख़त्म हो गया। अब मंडे को क्लास में जो बैठना, ये मंडे मतलब थर्सडे को क्लास में जो बैठना चाहे वो ये दोनों सवाल प्लस प्लस ये किसके हैं जी? ये फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के, ओके। और ये अब मैं लिख रहा हूं एक्रूवल्स, एक्रूवल्स के जी। क्वेश्चन बैंक नंबर 1, ओके, ये तो हो गया ना एक। सेकंड, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं और सारी ही करनी है। और ये ना आपकी जो 25 दिसंबर की छुट्टी हो, ये छुट्टी ये एक्रूवल्स और फिक्स एसेट्स के नाम हो जाए, तो मैं कहता हूं कि आपने 30 नंबर तैयार कर लिए, 25 से करीब, 25 के करीब नंबर कम अज कम मैं कह सकता हूं। एहतियातन बोलूं तो 15 से 25, एहतियातन भी बोलूं तो 15 से 25, सिर्फ इन 2 टॉपिक्स में से बन जाएंगे, सिर्फ इन 2 टॉपिक्स। आप कहोगे बेसिक्स कहाँ गई? और बेसिक तो हर जगह पे पड़ी है, जहां जाओगे बेसिक्स मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन तैयार कर रहे हो, मैंने एहतियात का रास्ता अपना लिया कि 15 से 25 नंबर हैं आपके, सिर्फ इतने से। तो एक कल का दिन मैं लगवा रहा हूं, सब तैयारी हो जानी है इसकी इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि टेस्ट वाला सवाल अल्टीमेट क्वेश्चन था, वो डिस्कस करता हूं 5 मिनट में, पता लग जाएगा, हंसोगे, खुद पे हंसी आएगी, शर्म भी आएगी, सवाल भी कर लोगे। सोल्यूशन ना देखना मौजूद है आपके पास, सोल्यूशन इसलिए फोटोकॉपी पे नहीं रखवाया, एमसीक्यूज बता दूंगा अभी, ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करना है। बहरहाल यहां पर आइए जल्दी से, पेज नंबर 307 ऑफ योर बुक,
पेज 307 ऑफ योर बुक। बड़े ध्यान से निशान लगाइएगा, ये ना हो किसी इनकम वाले सवाल को शुरू कर दो और सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। इसलिए ध्यान से मैं जिन एग्जांपल्स की बात करूंगा, अगर आप 25 का ये दिन कल का लगा लेंगे इस पे, तो मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात आली से कि आपको परसों सिर्फ आधा लेक्चर हमें जो है वो इस एक्रूअल प्रीपेमेंट से लगाना पड़ेगा और हम बैड डाउटफुल डेट्स की बुनियाद डाल देंगे कल परसों इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं कहना कि इनकम है ही नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ हम इनकम समझो है ही नहीं हमारे, यूँ समझो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे समझ कर तैयारी करो कि बस अल्टीमेटली तैयारी इतनी करनी है बस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, हेडिंग नज़र आ रही है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल 1 करेंगे, टिक करते रहें, 2 करेंगे, 3, 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट क्या होता है? लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे किया, एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है। अगर जितना बनता था उतना पे ना किया तो यार ये ब्लू जैकेट खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश, ठीक है। ये याद करवाना मुझे, गुलजार नहीं यार तू बैठ जा यार, तेरी मेहरबानी, या अमजद गुलजार मुझे याद करवाना, इसको परसों भी हमने खड़ा करना है बच्चे को, ठीक है, वरना आप खड़े रहोगे क्लास में, याद ना आया तो। ओके, ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है भाई साहब, आपने मुझे याद करवाना है। रिकॉर्डिंग तो देखेंगे ना कल दोबारा कि कौन कौन सी जो मेरी जवलियाँ आपने निकालनी है बीच में से, तो उस वक्त ये बात भी आपको पैगाम में मिल जाएगी कि सर को याद करवाना है, ये ब्लू शर्ट वाला भाई जो है ये। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 2, 3। अच्छा सुने, लोन मैं कह रहा था, लोन बैंक से पैसा लिया, बैंक का पैसा लिया, उसको सूद देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बंदा बैंक से पैसा ले और उसको सूद देना है तो एक्सपेंस तो उसका बन रहा है जैसे से पैसा इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वो सूद दे देगा तो एक्सपेंस पेड भी हो गया, लेकिन अगर वो सूद नहीं दे रहा तो वो एक्सपेंस पेएबल बन जाएगा। तो है तो किसी भी एक्सपेंस की तरह से एक्सपेंस, लेकिन ये लोन वाली एडजस्टमेंट जो होती है, अदर एक्रूअल्स अलग से आते हैं, ये लोन की फाइनल अकाउंट में अलग से नजर आती है एडजस्टमेंट आमतौर पर। इतनी पसंद है उसको ये एडजस्टमेंट, इतनी मुश्किल कर सकता है वो, लेकिन बेस यहीं पे पड़ी है, एफर्ट करके आना। ये इन एग्जाम्पल में से अगर किसी चीज़ में मेरा टाइम लगना है ना परसों, तो वो इस लोन वाली जो एडजस्टमेंट पे लगना है। मैं आपको 3-4 चीज़ें उसूल की लिखवाऊंगा, ठीक है। हमारा उसूल क्या है? वैसे तो हम हमेशा 4 स्टेप अप्रोच पे चल रहे हैं, हम हमेशा एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 चीज़ें लिखवाऊंगा कि कब हम पहले एक्सपेंस की फिगर भी निकाल सकते हैं, वो कौन सी सिचुएशंस होगी जब एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल लिया करेंगे, प्लस लोन वाली बात। तो ये कुछ बातें करके पहले 10-15 मिनट में, उसके बाद 15 से 20 मिनट में इनकम की बात करवा के आपको, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं इंशाल्लाह, होपफुली। एग्जाम्पल 4 कीजिएगा, परेशान नहीं होना उससे। साथ साथ उन्होंने आगे जाके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाना शुरू किए हैं। आप पहले सवाल से ही बनाना शुरू कर देना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट मैंने आपके सामने वो देखे बना दिए, ठीक है। 4, 5 अफरीदी वाला सवाल 5। ओ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये कहने लगा था, ये मैंने बाद में बना के डाले थे, तो इसमें फिर सारे ही ऐसे हैं। आफरीदी, फखर जमान, मिसबा, ठहर जाओ, अभी वो पुराने सवाल है, अब नए डालूंगा तो उसमें बाबर आजम का ना, उस वक्त बाबर आजम नहीं था जी। सुन लो बेटा प्लीज। अब्दुल रज़ाक ये भी नहीं, वसीम अकरम भी नहीं, और बस सुन लो जी। आगे 10 आप कर सकते हैं, फिर 11 कर सकते हैं, फिर 12 कर सकते हैं। 10, 11, 12, वो जहां पे क्रिकेटर्स के नाम शुरू हुए थे ना वो छोड़ दें, वो इनकम वाले हैं, वो मैंने बाद में डाले थे, तो उस वक्त बस नाम, उस वक्त शायद नई PSL आई थी या जो भी था, वो बस देख रहा था। तो बहरहाल 12, 13 और 14, 15 कर लो बस, ठीक है। इधर देखें आप, और यार देखो एग्जाम्पल्स देखी हैं आपने, आपको ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा, मतलब देखें ना,
एक एग्जाम्पल जिसमें एक ट्रायल इतना सा दिया होगा रेंट का और नीचे एक लाइन में एक एडजस्टमेंट होगी, तो वो इतनी ज़्यादा, वो तो एक सिटिंग में ही करनी है, ज़िंदगी में जब भी करनी है। तो सेकेंडली एग्जाम्पल नंबर बोलें जी कौन कौन सी थी? 1 to 4 है, 1 to 4, 10 to आई विश के मैं आपको एक इनकम वाली भी दे सकता आज ही, पर मैंने वो पढ़ाई नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये रह गई। और तीसरा होमवर्क, हाँ जी बस करने लगा हूं, मुझे भाई एक पेपर ला दो। तीसरा होमवर्क टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ओवर कॉन्फिडेंट लिमिटेड, ओवर कॉन्फिडेंट एंटरप्राइज। अब ओपन करें जरा टेस्ट जल्दी से। मैं 1 साल का आपके सामने अकाउंट थोड़ा प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान बात है, अगर किसी को समझ आ गई तो ठीक है, ना आई तो खप खुप के आ ही जाओगे। मंडे को तो मेरे पास आओगी ना इंशाल्लाह। और यार मंडे ही मान गया ना, मुझे आज छुट्टी फील हो रही है, मुझे पता ही नहीं था असल में। एकदम आज आया दूसरी क्लास, पहली क्लास बच्चों ने कहा, मैंने कहा नहीं गोरी, उनको झाड़ दिया, चुप कर गया। FA2 वाले सुबह वाले थे ना, मैंने कहा पता नहीं यार कहाँ से सुबह आते हैं, थक गए हैं, ऐसी छुट्टी का कह रहे हैं। कोई नहीं छुट्टी, दूसरों ने फिर कहा छुट्टी है, मैंने कहा अच्छा देखते हैं, नहीं है छुट्टी पर ठीक है। तीसरों ने कहा सर नोटिस भी लगा हुआ, मैंने कहा अच्छा। तो आपकी क्लास से पहले मुझे कंफर्म हो गया। तो मुझे तो संडे से ही लग रहा है, एक छुट्टी है ना, 2-3 होती तो फिर। इधर इधर देखें, रिक्वायरमेंट प्रिपेयर व्हीकल यानी एसेट अकाउंट। क्या मतलब भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ा है, डिस्पोजल अकाउंट अलग दे दिया उसने, एसेट अकाउंट गायब कर दिया। तो कहा इस डाटा से एसेट का अकाउंट बनाओ। यकम 30 जून 11 एंड 30 जून 12 का मतलब क्या है? यकम जुलाई 10 से यकम जुलाई 10 से शुरू होगा, 30 जून 11 पर खत्म होगा, और फिर आप इसी को कंटिन्यू करेंगे ना ऐसे। ठीक है, यकम जुलाई 11 को शुरू होगा और 30 जून 12 पर खत्म होगा। तो कितने बच्चों को ये पता लग गया था कि ये अकाउंट बनाना है इस तरह से? चले, इनमें से पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे आपको जिन्होंने एफर्ट की होनी है। एफर्ट की होनी है, जब पता लग गया ये करना है, तो किसी ने ओपनिंग लिख लिया होगा निकाल के, किसी ने कोई एडिशन वगैरह, किसी ने कोई डिस्पोजल की कॉस्ट सही लिख ली होगी, कुछ ना कुछ लिखते गए होंगे। जो कुछ ना कुछ लिखते गए होंगे, कोई एफर्ट करते गए होंगे, तो पासिंग मार्क्स उनको मिलते गए होंगे। या आप दोनों अगर फारिग हो जाएं ये मोबाइल देखने से अमजद, तो आप जरा ये सोल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूँ, देख लें। ठीक है, ओके जी, ओके। तो अब सबसे बड़ा मसला, पहला मसला ब्रॉड डाउन था। ये मसला नहीं था, ये 2 दफा बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, सवाल में देखो, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड यकम जुलाई 10 की गिवन है। बोलो, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड ऑप्शन गिवन है। अब एक बात करूंगा आपको कि ओ नो, मैंने आपसे कहा था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन। इसने फिर किया क्या था, हमने बुक वैल्यू गिवन होती थी ना, बुक वैल्यू हम लिखते थे बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू परसेंटेज। फॉर्मूला याद है? गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू, हमें चाहिए कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को यहां पे रख लिया था हमने, तो ठीक है, तो हमने कहा था यहां पे इनटू कॉस्ट परसेंटेज। याद आ रहा है? अब इस सवाल में क्या हुआ था, बुक वैल्यू नहीं गिवन थी, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन थी। तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे बुक वैल्यू की बजाय एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे बुक वैल्यू परसेंटेज की बजाय डेप्रिसिएशन की। कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? चलो 10-15 बच्चे हो गए जी। तो अब बोले, अब बोले, समझ आई है कुछ? यकम जुलाई 10 पर एक्यूमुलेटेड गिवन है। बोलो,
तो आपने क्या करना था, इधर देखें, आपने कहना था, वही उसी तरह अज्यूम करो बेशक, आपने कहना था, वो कहता है पॉइंट 1 में डेप्रिसिएशन, पॉइंट 2 में, हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन ऑन यकम जुलाई 10 रिप्रेजेंट्स, लिख रहा है वो आगे, समझ ही ना आया आपको तो अलग बात है, ये रिप्रेजेंट कर रही है जी, बोलो, डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर ऑन व्हीकल्स बॉट ऑन यकम जुलाई 9। व्हीकल्स खरीदे कब थे, यकम जुलाई 9 पर, और उनके पूरे साल की डेप्रीसिएशन है यकम जुलाई 10 तक, तो मतलब एक साल ही बनता है मेरे ख्याल से, तो है ना। बालल छोड़ो, आपने तो ये सीखा हुआ था, अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100, गिवन आज भी कॉस्ट ही नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल ने अभी चलो 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 जैसे ही तरह देख लेते हैं, यकम जुलाई 9 कॉस्ट, जल्दी से बताओ, 100, 30 जून 10, 30 जून 10 क्या रेट है, क्या रेट क्या है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस, इधर देखो डेप्रीसिएशन 100 इंटू जी 20, ओके, इधर देख 80, ये 80 क्या है, WDV किस दिन की, 30 जून 10, इसको कह सकते हैं यकम जुलाई 10, ठीक है, यही चाहिए था ना हमें। अब मसला ये है, आज उसने ये नहीं दिया था कि हम यहाँ पर वो फिगर लिख लेते, आज हमें उसने ये बोले, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो फिगर गिवन है यहाँ पे लिखो, जरा लिखो तो सही जरा, यहाँ पे क्या बना, क्या एक्यूमुलेशन गिवन है, 1360, इधर देखो 13, अप्रोच समझ लो, ट्राई करोगे ना, सोल्यूशन मत देखना प्लीज, ये ना कहना चलो वो फालतू समझ नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखें, इसलिए अब डिस्कस करके भेज रहा हूं कि सोल्यूशन नहीं देखना, पहले कोशिश करनी है इस तरह से। ये 1360 सवाल में गिवन है, ये क्या WDV है, ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो फॉर्मूला तो आज भी वही लग रहा है। जब हम यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आ गए तो हमने कहा गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट, परसेंटेज 20 है आज, इंटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 100, ठीक है, जितना भी है अब कर लेना अब घर जाके। तो ये है एसेट अकाउंट की ओपनिंग फिगर, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब चीज करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को इस्तेमाल करना था। देखो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, मैंने फॉर्मूला ये नहीं लिखवाया था आपको, अगर याद हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी बुक WDV डिवाइडेड बाय WDV परसेंटेज इनटू कॉस्ट परसेंटेज, बल्कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज। तो थोड़ा जहन इस्तेमाल करते तो आप पहुंचते इस पे, फॉर्मूला तो वही यूज़ किया मैंने, तो दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो। ये छेड़छाड़ मेरी आपकी चलती रहेगी क्लास एंड तक, ठीक है, ताकि ICAP के लिए आप तैयार हो जाए। एक आधा सवाल होता है मुश्किल पूरे पर्चे में, मैं चाह रहा हूँ उसमें से भी पासिंग मार्क्स हो हमारे, बाकी तो इंशाल्लाह आप 2 हो जाएंगे मुश्किल, बाकी सब आसान भी होते हैं, पेपर बैलेंस्ड होता है, अगर आसान नंबर भी होंगे ओके, लेकिन मैंने मुश्किल नंबरों के लिए भी आपको तैयार करना है कि उसमें पासिंग मार्क्स हों आपके पास, तो प्लीज़ दिमाग को चलाना सीखें। उसके बाद जो अगली चीज़ टेक्निकल थी वो क्या थी, यहां पर आपको देखो तो व्हीकल डिस्पोजल की कॉस्ट नजर आ रही है। देखो पहले में 1420, ये भी आप लिख लेंगे, मुफ्त के नंबर थे। दूसरे में आपने 1200 लिख लेना था, ठीक है। अब मसला क्या था, मसला ये था, वो कहता है 2 व्हीकल्स वर परचेज ऑन यकम नवंबर 10, यहाँ पे यकम नवंबर 10, ये तो निकला है ना, अभी कितनी फिगर आई है अभी बताया, 6800, ओके जी। एडिशन यकम ये नवंबर 10 को, दूसरा यकम सितंबर, ये अगले साल में चला गया, ठीक है। अब सब कुछ हो जाने के बाद ये गिवन नहीं था, ठीक है, ये गिवन नहीं था, लेकिन इसका भी एक हल था। वो हल था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में देखो आकर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है, इधर देखो वर्किंग कैसे करनी थी। ट्राई करना ऐसे ही, सवाल किताब में सोल्यूशन है ना वहां से समझ नहीं आएगी, ऐसे ही ट्राई करना जैसे लिखवा रहा हूं। देखो इधर हम क्या कहा करते थे, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग
कितना है 6800 निकाला है अभी आपने, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग गिवन है 1360। बोलो WDV मेथड है ना, ये लो WDV आ गई ओपनिंग। यहाँ पे क्या लगाओगे, जो भी रेट होगा। अच्छा डिस्पोजल एक्सक्लूड कर लो, डिस्पोजल अब वर्किंग नहीं ना की हुई, लेकिन वो वर्किंग क्या, कॉस्ट माइनस ये डेप्रिसिएशन भी सामने नजर आ रही है। वैसे तो कॉस्ट 1420, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी डिस्पोजल की 435 नजर आ रही है। तो ये डिस्पोजल की डेट की होगी, बिल्कुल क्लोजिंग नहीं, डिस्पोजल की डेट की होगी। तो वर्किंग तो की हुई होगी ना, मैं कह रहा हूँ वर्किंग तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको मिल जाएगी ये ओपनिंग एक्यूमुलेशन मिल जाएगी ना। यहाँ पर आपने क्या कर देना है, माइनस, इस पर लगा दोगे रेट, ये डिस्पोजल है, ये वर्किंग में से निकलेगा, ठीक है जी, इनटू जितना भी होगा, ये 20% है। यहाँ से आपके पास ओपनिंग की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे और आप कहोगे एडिशन। तो इधर देखो, वो कहेंगे पता नहीं, एडिशन का ही तो नहीं पता, लेकिन आप कहोगे हाँ ये तो पता है कि रेट 20% है, पहला साल है, हाँ ये तो पता है। किस दिन खरीदा है, 1 नवंबर को, तो नवंबर दिसंबर और आगे 6 महीने कितना, ये बस नहीं पता। डिस्पोजल की जो वर्किंग की है, जहां से ये ओपनिंग मिलना है, उसी डिस्पोजल की वर्किंग में से ऑन डिस्पोजल भी मिलना है, और उसी के एंड पे जो टोटल होता है 1 2 3 6 1 2 3 6 2 3 2 6 7 ये भी गिवन था, तो ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये भी निकाल, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब ये निकल आना था बैलेंसिंग। अब जब ये बैलेंसिंग निकलना था तो मैथमेटिक्स चलनी थी। क्या चलना था, मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग नहीं है यहाँ पे, अकाउंटिंग तो थी ही नहीं। आप कह रहे हो अकाउंटिंग नहीं सिखाता और अकाउंटिंग टेस्ट कर लेते हैं। मैं तो वो क्यों टेस्ट करता हूं जो आप इंट्रो में पढ़ के आए। इंट्रो सुबह से उनको कहता हूँ ना, इंट्रो में ये पढ़ा था, याद कराता है, तो याद तो करानी पड़ता है, मैथ भी पढ़ानी पड़ती है आप लोगों को, नालायक लोग हैं आप। ये इक्वेशन चेक करना जरा, x इंटू 20% इंटू, ये कवि साहब और काशिफ साहब, अब आपको ये याद आ रहे होंगे, असनान साहब जो मैथ पढ़ाते हैं जी, x इंटू 20% इंटू 8/12 इज इक्वल टू वो फिगर जो आपने यहां कैलकुलेट की है। ये हो जानी है ना कैलकुलेट। अब इसको रीअरेंज करना है, x की फिगर निकल आएगी, वो क्या होगा, एडिशन। तरतीब बताई है, हिम्मत करना, हिम्मत से काम लेना। सवाल मैं सारा करवाऊंगा, इंशाल्लाह सॉल्यूशन देख के समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में ये काम इस तरह से नहीं हुआ होगा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए खुद ही करना, हो जाएगा। कितने बच्चों ने ऐसे सारा सवाल सही भी कर लिया था, ना करें, 1 2 3 4 5 6 7। अल्लाह हाफिज।